हेलो नमस्कार। आज है एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 12 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं, ठीक है। और यह आपके परीक्षा पर बिल्कुल आधारित है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पीवाई के बेस्ड है। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि फाइनल एग्जाम में आता है और उसको पूरा कंसेप्ट के साथ इम्पोर्टेंट जितना भी फैक्ट होते हैं सारे को बताते चलते हैं, ठीक। तो पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा? ये होगा आपका अनुच्छेद 72 के तहत क्या है, इनको क्षमादान की शक्ति प्रदान किया जाता है, ठीक है। 72 के अंतर्गत इनको क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है और इसमें यहाँ तक ये मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और फिर भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो सीपी राधाकृष्णन है, द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति की बात करें, क्या उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये कौन है? तो अभी ये सीपी राधाकृष्णन है, ठीक। सीपी राधाकृष्णन है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है, दंड को या तो समाप्त कर सकता है या फिर कम कर सकता है। कम कर सकता है, मान लीजिए अगर किसी का जीवन भर का कारावास है, ठीक है, आजीवन कारावास है, अगर मतलब पूरा जीवन भर उसका कारावास है, आजीवन कारावास है, तो उसको 10 साल में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कम कर सकता है। या किसी को 5 साल का सज़ा है तो उसको क्या कर सकता है, 1 साल में या फिर 2 साल में वो कर सकता है। या तो वह क्षमादान दंड को कम किया जा सकता है या फिर उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है कि जाओ भाई तुमको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन समाप्त करने के पीछे एक ठोस कारण होता है, ठीक। इसमें मृत्युदंड भी शामिल होता है। मृत्युदंड को क्षमा करने की भी शक्ति इसमें शामिल होता है। यह किस प्रकार की शक्ति है? तो यह कार्यकारी शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? तो कार्यकारी शक्ति है। राज्यपाल को भी क्या ऐसा अधिकार प्राप्त है? हाँ, क्षमादान के अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद में? 161 में। लेकिन वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ठीक है। मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। जो भी दंड होता है उसकी अवधि को घटा सकता है। कोर्ट के निर्णय पर अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दिए तो ऐसा नहीं है कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई हम तो सजा सुनाए थे, तुम कैसे माफ़ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट पुनर्विचार इस पर नहीं कर सकता है। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्षमा शामिल है, दंड विराम शामिल है, ठीक है। मतलब जो भी दंड चल रहा है उस पर रोक लगा दिया गया, लघुकरण यानी कम कर दिया गया शामिल है। सैन्य अदालतों पर भी लागू है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सैनिकों के लिए अलग अदालत चलता है जिसको सैन्य अदालत बोलते हैं, तो उसमें भी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। सैन्य अदालत में भी इनकी जो क्षमादान की शक्ति है वो लागू होती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं भारत में मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किसको? तो मूल कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 52वां या फिर ऑप्शन डी है 61वां। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो 1900 कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। कौन सा समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11। शुरू में कितने थे? तो 10 थे। 11वां कौन बना? तो शिक्षा का अधिकार को 11वां बनाया गया। शिक्षा का अधिकार, ठीक, शिक्षा का अधिकार। इसकी चर्चा किस में है? तो इसकी चर्चा है 21 के ए में, आर्टिकल 21 के ए में, ठीक है। आर्टिकल 21 के ए में 21 में जीवन के अधिकार को शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार को क्या किया गया है कि इसमें शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार को क्या किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है, ठीक। के ए में है या फिर 51 के क में है, ठीक है। 51 के या 51 के क में है। किस भाग में है? तो 4 के क में है या फिर 4 के ए में है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो क में, इंग्लिश अगर हिंदी अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो क में, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो ए में, ठीक। किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया। किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया। रूस से एक अभ्यास आयोजित किया गया था, इंदिरा, ठीक है। किसके साथ ये सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो रूस के साथ, ठीक।
यह क्या मौलिक अधिकार जो द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कोर्ट में लगाया जा सकता है? तो नहीं, यह ऐसा नहीं है। सब 86वां संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, ठीक है, यानी 11वां संविधान संशोधन, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें पर्यावरण संरक्षण भी कर्तव्य है, राष्ट्रध्वज का सम्मान भी कर्तव्य है। क्या यह विदेशियों पर लागू होता है? तो नहीं, यह केवल अपने नागरिकों पर लागू होता है। क्या? केवल अपने नागरिकों पर यह लागू होता है, ठीक। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? क्या वित्त आयोग का जो गठन होता है कितने वर्षों में किया जाता है? अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट कीजिए, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको, ठीक। हम थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं कि इसका क्या आंसर सही होगा, ठीक। ऑप्शन है, प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्षों में किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 5 वर्षों में किया जाता है। क्या कितने वर्षों में किया जाता है? तो 5 वर्षों में किया जाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से कि वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? इसका गठन किया जाता है। इसमें किसके वित्त के लिए ऐसा प्रावधान किया गया? तो केंद्र प्लस राज्य, ठीक है, यानी केंद्र यानी जो भारत देश है और जितने भी राज्य 28 जो राज्य हैं प्लस यूटी है, उनके बीच के जो वित्तीय संबंध है उसको सही ढंग से सुचारू रूप से बंटवारा के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? तो करों का वितरण तय किया जाता है, ठीक। अनुदान की सिफारिश की जाती है। अब तक कितने वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है? तो 15 वित्त आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है। अध्यक्ष, इसमें कितना सदस्य होता है? तो टोटल 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में बात करें तो टोटल कितने सदस्य होते हैं? 5, जिनमें एक जो होता है अध्यक्ष होता है, एक जो होता है अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं कि अन्य अन्य सदस्य होते हैं। यह किस प्रकार का निकाय है? तो यह एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है। अब बताइए कि वित्त आयोग का जो अभिन्न अध्यक्ष है कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? अगर हम 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें, क्या 16वें वित्त आयोग की अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, तब ये कौन है? अरविंद पनगड़िया है। कौन है? तो अरविंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरविंद पनगड़िया है, ठीक। अरविंद पनगड़िया है, ठीक। उसके बाद बात करें इसके पहले कौन थे 15वें के? तो एन के सिंह थे। कौन थे? तो एन के सिंह थे, ठीक, एन के सिंह थे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 4वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद किस विशेषता के कारण इसे अर्ध संघीय कहा जाता है? ठीक है, संघीय व्यवस्था है फिर भी अर्ध संघीय कहा जाता है। किस व्यवस्था के कारण? लिखित संविधान के कारण, की कठोर संविधान के कारण, की आपातकालीन प्रावधान के कारण, या फिर न्यायिक समीक्षा के कारण? ठीक है, आप आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं, टाइम देते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता होगा तो, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है यह भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद किस व्यवस्था के कारण इसे अर्ध संघीय कहा जाता है? तो अर्ध संघीय कहा जाता है इसको आपातकालीन प्रावधान की वजह से। किसके कारण? आपातकालीन प्रावधान की वजह से कहा जाता है, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान की वजह से कहा जाता है। आपातकाल की दशा में कौन सबसे शक्तिशाली हो जाता है? तो केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। कौन शक्तिशाली हो जाता है? तो केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। इसमें एकल नागरिकता की प्रावधान है, उसकी देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया, ठीक। एकल नागरिकता के प्रावधान है, इसमें मजबूत केंद्र है। अच्छा, ये जो आपातकाल का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या किया गया, इसको लिया गया है, ठीक। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका बोल रहे हैं, जर्मनी। और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि ये किस देश से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया, ठीक। जब मनी जर गया तो क्या किया गया कि आपातकाल लागू कर दिया गया, ठीक है, जर्मनी से लिया गया। आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये जर्मनी से लिया गया, ठीक। उसके बाद इसमें राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का भी प्रावधान है, ठीक है। और ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? किस देश के मॉडल पर आधारित है? ठीक है, संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ठीक है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। 5वां प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है सामान्यतः कितने दिन का होता है, कितने साल का होता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है, ठीक। एक किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो 83 में। आपातकाल में बढ़ सकता है अधिकतम एक बार में कितना बढ़ सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष तक ये बढ़ सकता है। एक बार में एक वर्ष तक बढ़ सकता है। राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। किसको?
जो लोकसभा होता है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इसको भंग कर सकते हैं। ठीक, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। ठीक, वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, ठीक है, तो 18वीं लोकसभा है। ठीक, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 होना चाहिए। अगर हम पंचायती राज की व्यवस्था की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था में अगर किसी भी व्यक्ति को खड़ा होना है तो उसको न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो उसको चाहिए 21 वर्ष चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में कितना चाहिए, तो 21 वर्ष चाहिए। वोट के लिए कितना न्यूनतम आयु चाहिए, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 चाहिए। ठीक है, 18 चाहिए। लोकसभा के लिए 25 हो गया। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, 30 होता है। जबकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति के लिए कितना आयु होना चाहिए न्यूनतम, तो 35 वर्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कितना आयु होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर, राज्यसभा के सदस्य के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 84 में है। ठीक है, राज्यसभा कैसी सदन है, तो अस्थायी सदन है। राज्यसभा को कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है, तो एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है, तो एक, इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। ठीक, इसमें जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जो सदस्यों का जो चयन किया जाता है, ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। यानी चयनित सदस्यों द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा इनके सदस्यों का चयन किया जाता है। डायरेक्ट जनता के द्वारा इसका चयन नहीं किया जाता है। ठीक है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में। ठीक, अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकता है। कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकता है, जिसमें 12 मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। कला से, खेल से, सांस्कृतिक गतिविधि से, कला हो गया, खेल हो गया, सांस्कृतिक हो गया, साहित्य हो गया, इन सभी क्षेत्रों से राष्ट्रपति को 12 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, इसमें किस प्रकार का चुनाव किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। जो इसके सभापति कौन होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये पदेन सभापति होते हैं। ठीक, जैसे अभी पूछा जाए कि बताओ भाई राज्यसभा के सभापति कौन है, राज्यसभा के सभापति कौन है, तो अभी ये सीपी राधाकृष्णन है। क्या, अभी सीपी राधाकृष्णन है। ठीक, उसके बाद एक किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, धन विधेयक पर राज्यसभा का कैसा अधिकार होता है, तो सीमित अधिकार होता है। ठीक, धन विधेयक पर राज्यसभा का कैसा अधिकार होता है, तो सीमित अधिकार होता है। और बात करते हैं अनुसूची प्रथम में भारत राज्यों का संघ, 2 में वेतन 2, 3 में शपथ, और अनुसूची 4 में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में किस राज्य से व्यक्ति जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या किस अनुसूची में आता है, तो किस अनुसूची में आता है, तो अनुसूची 4 में आता है। ठीक है, अनुसूची 4 में आता है। और किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से ही लिया गया है, और निर्वाचन प्रणाली भी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वर्णित है। ठीक, 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है। भारतीय संविधान में कितने आदर्श वर्णित है, आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो कितने आदर्श है, 5 आदर्श वर्णित है। कितने आदर्श वर्णित है, तो 5 आदर्श वर्णित है। कौन कौन, तो एक तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये आदर्श हैं। क्या है, ये आइडियल है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के क्या है, तो आदर्श हैं। कौन कौन, तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये क्या है, भारतीय संविधान के ये आदर्श शब्द है। ठीक,
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है और इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है? इसमें और भी चीज़ें शामिल है। इसमें और भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता इसका इसमें और शामिल है। बंधुत्व की भावना है और यह किस प्रकार का है? तो गैर न्याय संगत है। ठीक है, किस प्रकार का है? तो गैर न्याय संगत है। इसको नहीं भी अगर देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन बात खत्म। ठीक, अगला है अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया जाता है? ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया जाता है? परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो किसके द्वारा लागू किया जाता है? आंसर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। वारेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, डलहौजी के द्वारा या फिर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा? किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, कब लागू किया जाता है? तो 1793 में लागू किया जाता है। कब लागू किया जाता है? तो 1793 में लागू किया जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया जाता है। अस्थायी बंदोबस्त किस में शामिल था? तो अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं। अस्थायी अगर हम बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये किस में शामिल था? ये शामिल था बिहार में, ये शामिल था बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। ठीक है, ये लगभग इस वाले इलाके में ये शामिल था, इस वाले इलाके में ये था, अस्थायी बंदोबस्त था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था किया गया था। इसमें लगान अस्थायी होता था, किसान का शोषण किया जाता था, अंग्रेज को निश्चित आय की प्राप्ति होती थी। ठीक है, भूमि सुधार इसमें विफल रहता है और कृषक असंतुष्ट थे। ठीक है, कृषक क्या थे? इसमें असंतुष्ट थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय न्याय संहिता का जनक भी कहा जाता है, यानी पुलिस का, भारत में पुलिस प्रणाली को लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, कॉर्नवालिस ही था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, एक तो था अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा था अस्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी था, ये मुनरो और रीड शुरू किए थे। किसने शुरू किया था? तो मुनरो और रीड। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त था, ये रैयतवाड़ी हो गया, और एक और था महलवाड़ी। महलवाड़ी था। ठीक, महलवाड़ी था, जो किसने शुरू किया था? तो ये होल्ट मैकेंजी शुरू किया था। कौन शुरू किया था जी? तो होल्ट मैकेंजी शुरू किया था। होल्ट मैकेंजी शुरू किया था। मैकेंजी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो इस वाले क्षेत्र में शामिल था, और जो ये महलवाड़ी व्यवस्था था ये वाले पश्चिमी क्षेत्र में ये शामिल था। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र में शामिल था महलवाड़ी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछ लिया जाता है कि महलवाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू किया? तो होल्ट मैकेंजी ने। किसने? तो होल्ट मैकेंजी ने। रैयतवाड़ी को मुनरो और रीड, कैप्टन मुनरो और रीड ने शुरू किया था। जबकि अस्थायी बंदोबस्त को किसने शुरू किया? अस्थायी बंदोबस्त को शुरू करने वाला कॉर्नवालिस था। कौन था? तो कॉर्नवालिस था। ठीक, कॉर्नवालिस था। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको आंसर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है जी? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी में कहते हैं। क्या? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। ठीक, वित्तीय राजधानी। शुरू में जब भारत का बैंक बना था, केंद्रीय बैंक के रूप में बना था, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय कोलकाता था। कहाँ था जी? तो इसका मुख्यालय कोलकाता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। कब बनता है आरबीआई का गठन? कब किया जाता है? तो आरबीआई का गठन किया जाता है 1935 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1934 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, कौन सा कमेटी था? तो यंग हिल्टन कमेटी था, या फिर यंग हिल्टन कमेटी, इसी को रॉयल कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा? इसी को रॉयल कमेटी भी कहते हैं। ठीक, और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे पहले। भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले अगर भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और अभिन गवर्नर कौन है? अभिन वर्तमान के गवर्नर कौन है? तो ये है
संजय मल्होत्रा है। कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। ठीक है, संजय मल्होत्रा है। ये कौन से क्रम के गवर्नर है? ये कौन से क्रम के गवर्नर है? तो ये है 26वें नंबर के। ठीक है, 26वें नंबर के। 25वें नंबर के कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। ठीक है, इसके पहले का गवर्नर। ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक है। इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। और नोट जारी करने का काम कौन करता है? यही करता है। नोट जारी करने का काम यही करता है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता लाता है। और आरबीआई के लिए एमपीसी का गठन किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, और विदेशी मुद्रा का भी प्रबंधन का काम कौन करता है? तो आरबीआई ही करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई ही करता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? जो ऋग्वेद में वर्णित है सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। ठीक है, सीधा सा अर्थ है, सीधा सा क्वेश्चन है कि बताओ भाई, कि सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतलज नदी का जो है वैदिक नाम क्या है? तो देखिए, आंसर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। शत्रुद्धि है कि वितस्ता है कि अस्किनी है कि परुष्णी है? ठीक है, तो ये सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी का वैदिक नाम ही शत्रुद्धि है। सतलज, स से सतलज, स से शत्रुद्धि। ठीक है, परुष्णी किसका है? रावी का है। अस्किनी किसका है? चिनाब का है। और वितास्ता ब्यास का है। ठीक, वितस्ता क्या है? ब्यास का नहीं है, वितस्ता है झेलम का। ठीक है, वितस्ता किसका है? तो वितस्ता है, अरे यार, वितस्ता किसका है? तो वितस्ता है झेलम का। ठीक है, वितस्ता किसका है? तो झेलम का है। सादानीरा की बात करें, ठीक है, सादानीरा की बात करें, सादानीरा किस चीज़ का प्राचीन नाम है? किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये गंडा का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? तो गंडा का प्राचीन नाम है। ठीक है, अस्किनी का चिनाब है ही। ठीक है, परुष्णी का क्या है? तो रावी है। परुष्णी का क्या है? ठीक है, विपाशा। ब्यास का क्या है? तो ब्यास का है विपाशा। ठीक है, ब्यास का है विपाशा, जो है वो ब्यास का प्राचीन नाम है। ब्यास का प्राचीन नाम है विपाशा, ब्यास का। ठीक है, ब्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुर्रम का क्या नाम है? कुभू है। कुरम का कुभू है। कुरम का जो कुभू है किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये कुर्रम का है। किसका है? तो कुर्रम का है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न है, तुरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तुरा किस पहाड़ी पर स्थित है? ये पूछा गया है, 21 फरवरी 2025 का है। ठीक है, तुरा किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो ये गारो पहाड़ी का हिस्सा है। किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो गारो पहाड़ी का हिस्सा है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, ये किस क्षेत्र में पड़ता है? तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय वाला क्षेत्र है वहीं पर ये तीनों पहाड़ियाँ हैं। गारो है, खासो है और जयंतिया है, जिसमें गारो पर ही क्या पाया जाता है? तो तुरा एक वहाँ का एक जिला है। ठीक है, तुरा वहाँ एक जिला, तुरा नाम का एक जिला भी है। ठीक है, और इसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, और यहाँ पर किस प्रकार की विशेषता है? तो अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या? अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी सबसे ज़्यादा आर्द्र वाला कृषि जलवायु क्षेत्र यही है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ठीक है, तो किस संशोधन से मिलता है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पंचायत की संवैधानिक व्यवस्था मिल जाता है। क्या? नगर पंचायत की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। नगर पंचायत की संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। ठीक है, नगर पंचायत की। ठीक, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो त्रिस्तरीय प्रणाली है। क्या? यह त्रिस्तरीय प्रणाली है, और किसके सिफारिश पाया त्रिस्तरीय प्रणाली? तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा समिति था? तो बलवंत राय मेहता समिति थे। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति थे। ठीक, इसमें ग्राम पंचायत की व्यवस्था किया जाता है, ग्राम स्तर पर इसका। उसके बाद ये ब्लॉक स्तर पर और फिर ये जिला स्तर पर, जबकि
आरक्षण का प्रावधान है कि नहीं है, आरक्षण का प्रावधान है, महिला आरक्षण का प्रावधान है इसमें, ठीक है। और इसमें चुनाव का जो चुनाव होता है किसके द्वारा कराया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अनुच्छेद 243 में इसकी चर्चा, ठीक है, अनुच्छेद। और इसमें किस अनुसूची में आता है, तो यह जो होता है पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में आता है। किस अनुसूची में आता है, तो 11वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। और इसमें कितने विषय हैं, ठीक है, इसमें कितने विषय हैं, ठीक है। इसमें अगर हम विषय की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो है 29 विषय है। कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय हैं, ठीक, 29 विषय हैं। और इसमें चुनाव में लड़ने के लिए कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष और 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है या फिर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य आखिर है तो है कौन, ठीक है। तो कोयला उत्पादक की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है, ठीक है। झारखंड अग्रणी है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड का बहुत ही फेमस है। कौन सा, झरिया, झारखंड का जो है झरिया जो है कोयला क्षेत्र बहुत ही फेमस है। और ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा का यह क्या है, एक प्रकार का स्रोत है। इससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बहुत प्रकार के प्रदूषण फैलता है। कोयले की अगर हम प्रकार की बात कर लेते हैं तो एक तो एंथ्रासाइट होता है, ठीक, एक तो बिटुमिन्स होता है, और बिटुमिन्स होता है, एंथ्रासाइट बिटुमिन्स हो गया। और तीसरा लिग्नाइट होता है, और चौथा पीट होता है, ठीक है। सबसे बेकार यही होता है, ठीक है, सबसे बेकार, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या होता है, ये आपको कमेंट करना है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है कि कम होता है। सबसे उत्कृष्ट किस्म का एंथ्रासाइट होता है। सबसे उत्कृष्ट किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। ये जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में मिलता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में ये मिलता है, ठीक। एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिन्स हो गया, लिग्नाइट हो गया, झरिया हो गया, ठीक। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो झारखंड में किया जाता है, ठीक है। झारखंड का बंटवारा कब कर दिया गया, तो 15 नवंबर 2000 को कर दिया गया। क्या, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का बंटवारा कर दिया जाता है। किससे, तो बिहार से अलग कर दिया गया। क्या, बिहार से इसको अलग कर दिया जाता है। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं झारखंड के अभी सीएम कौन है। झारखंड के अभी सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल कौन है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि डीएनए की डबल जो हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है, संरचना की खोज किसने किया था। ये डीएनए हो गया, तो इस प्रकार का उसमें क्या होता है, डबल हेलिक्स संरचना होता है, उसकी खोज किसने किया था। डार्विन के वाटसन क्रिक, मेंडल की हार्वे। तो वाटसन एंड क्रिक क्या करते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना की खोज करते हैं कि ये जो डीएनए में होता है किस प्रकार की संरचना होता है, डबल मॉडल की क्या होता है, संरचना होता है, ठीक। और डीएनए की सूक्ष्मतम इकाई, न्यूनतम इकाई किसको कहा जाता है, तो जीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो जीन को कहा जाता है, ठीक है। और ये डीएनए ही क्या, अनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहा जाता है, डीएनए को ही कहा जाता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। अगर हम इसकी बात करते हैं, अनुवांशिक गुण क्या होता है, यानी माता पिता का गुण उनके बच्चों में दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, तो डीएनए के कारण दिखाई देता है। आप देखे होइएगा कि कभी कभी मूवी में डीएनए टेस्ट कराया जाता है, वो इसलिए कि इसका बच्चा है कि नहीं है, ये पता करने के लिए। लोग झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ये तो बात की बात है। डीएनए से पता चल जाता है कि हाँ एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का बच्चा है अथवा नहीं है। इसकी खोज कब होती है, तो यहाँ पर 1953 दिया, आई थिंक 1953 ही होना चाहिए, ओके। 1953 में होती है इसकी खोज। कब होती है, तो 1953 में होती है इसकी खोज। कब होती है, तो 1953 में होती है, ठीक। और ये कौन सा पदार्थ है, तो अनुवांशिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है भाई, तो ये अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक, ये अनुवांशिक पदार्थ है, ओके। 16वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में होती है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हुम के द्वारा किया जाता है। किस अधिवेशन में पारित होता है,
ठीक है। तो बम्बई अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि रहते हैं और प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? जो प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम जो अध्यक्ष है कौन बनते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं प्रथम अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, उसके बाद बात करते हैं, ये प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, जिनको WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, WC बनर्जी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, एक प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए। सबसे कम आयु के कौन बनते हैं? तो ये अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं, सबसे ज़्यादा दिन के वही बनते हैं। और आज़ादी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो ये रहते हैं JB कृपलानी। कौन रहते हैं? तो JB कृपलानी का रहते हैं। ठीक, JB कृपलानी रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये बनती है एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट बनती है 1917 में, एनी बेसेंट बनती है, एनी बेसेंट 1917 में बनती है। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो बनती है सरोजनी नायडू। ठीक, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो बनती है कौन? तो सरोजनी नायडू। कौन बनती है? तो सरोजनी नायडू बनती है। ठीक, सरोजनी नायडू बनती है। ओके, क्या गांधी जी कभी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो बनते हैं। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, तो उसमें जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो 1938 और 1939 हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में ये भाग लेते हैं, अध्यक्षता संभालते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अन्य अधिवेशन की, तो उतना अभी इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं, आगे मिलेगा तो और बताया जाएगा। ठीक, 17वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग से, कृषि से, परिवहन से, शिक्षा से? तो ये संबंधित है किससे? तो कृषि से संबंधित है। किसी से संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। ठीक, कब आता है? तो 1960 के दशक में आता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है? तो उत्तर भारत में रहता है, जो पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ रहता है। लेकिन अगर हम दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो दक्षिणी भारत में एक तो आंध्र प्रदेश रहता है। कौन? आंध्र प्रदेश रहता है, दूसरा तमिलनाडु रहता है। ठीक, दूसरा तमिलनाडु रहता है। ठीक, तमिलनाडु रहता है। ठीक, मुख्य रूप से अगर हम बात करें टाइप, यानी 3 राज्य शामिल होते हैं, एक तो तमिलनाडु हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, और पीछे पंजाब हो गया। ठीक, तमिलनाडु हो गया। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश हो गया, ये आंध्र प्रदेश और पीछे पंजाब हो गया आपका। ठीक, एक त्रिकूट से रख सकते हैं, यानी सभी भारत में ये मुख्य रूप से यही क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा 1960 के दशक में इन्हीं पर प्रभाव रहा था। कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तब 1951 से 56 प्रथम था, 56 से 61 द्वितीय था, और 61 से जो 66 था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना था। कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तृतीय पंचवर्षीय योजना था। और युद्ध के कारण, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रहा, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रहा। इसमें जो उद्देश्य था, क्या किस चीज़ का उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भर का उद्देश्य था। किस चीज़ में? तो जो भी फसल उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भरता पर क्या किया गया कि ध्यान दिया गया, फोकस किया गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक, आत्मनिर्भरता, किस चीज़ को आत्मनिर्भरता? तो जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो कृषि उत्पादक में आत्मनिर्भरता, यानी हमें किसी अन्य देश से आयात ना करना पड़े, इसीलिए इसमें लक्ष्य किस चीज़ को तय किया गया था? तो लक्ष्य किस चीज़ को तय किया गया था? तो कृषि उत्पादक में आत्मनिर्भरता को तय किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ही थे। क्या? जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके बाद प्रथम योजना अवकाश आता है 66 से 69। उसके बाद एक रूलिंग प्लान आता है 78 से 80, और फिर 90 से 92 में क्या आता है?
90 से 92 के बीच में क्या होता है, 1 वर्षीय योजना चलता है। यानी टोटल कितने योजना अवकाश होता है, तो 3 योजना अवकाश होता है। कितने योजना अवकाश होता है, तो 3। टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चला, तो 12 पंचवर्षीय योजना चला। क्या 12 पंचवर्षीय योजना चला। ठीक, अगर हम बात करें कि 1951 से लेकर 1990 तक कितना पंचवर्षीय योजना चला, 1951 से लेकर 1990 तक कितना पंचवर्षीय योजना चला, ठीक, तो टोटल कितना पंचवर्षीय योजना चला, तो 7 पंचवर्षीय योजना चला। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कितने पंचवर्षीय योजना चला, तो 7 पंचवर्षीय योजना चलता है। ठीक, अच्छा, जो हरित क्रांति हुआ था तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया था मुख्य रूप से, तो इसमें प्रयोग किया गया था हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का। इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, हाई यील्डिंग, पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का प्रयोग किया गया, HYP का प्रयोग किया गया। इसमें किस चीज़ पर ज़्यादा योगदान, किस चीज़ को बढ़ाया गया, सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, उर्वरक को बढ़ा दिया गया। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा हो जाता है लास्ट में, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है जिससे खाद्य सुरक्षा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव किस राज्य में देखने को मिलता है, तो पंजाब और हरियाणा राज्य में मिलता है देखने को। ठीक, इसमें एक हानि होता है हरित क्रांति का, एक हानि होता है कि पर्यावरण पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण पर क्या होता है, थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, HYP हो गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज हो गया, हाई यील्डिंग वेराइटीज हो गया। ठीक, इसमें सिंचाई और उर्वरक पर फोकस किया जाता है और इससे क्या होता है, हम खाद्य उत्पादक में आत्मनिर्भर बन जाते हैं। खाद्य उत्पादक में क्या हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है, चालन से कि संवहन से, विकिरण से कि परावर्तन से। चालन से कि संवहन से कि विकिरण से कि परावर्तन से। ठीक, आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किसके द्वारा क्या होता है, ये प्रवेश करता है। सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, ठीक, तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक, किसके द्वारा पहुंचती है जी, सूरज का प्रकाश अगर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये लगता है लगभग 500 सेकंड लगता है, या फिर 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। चालन किस में होता है, तो ठोस वस्तुओं में ऊर्जा का जो संचालन होता है, ठीक है, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वो चालन विधि द्वारा जाता है। किस विधि द्वारा जाता है, चालन विधि द्वारा जाता है। परावर्तन में क्या होता है कि जब हम कोई लाइट जो होता है चिकनी सतह से टकराती है तो उसके बाद वह मुड़ जाती है। ठीक है, टकरा कर लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक, संवहन की बात करते हैं तो इसमें ऊर्जा का जो संचार होता है, ठीक है, जो ऊर्जा का संचार होता है द्रव्य और गैस के माध्यम से होता है। ठीक है, द्रव्य और गैस में जो ऊर्जा का संचारण होता है वो किस माध्यम द्वारा होता है, संवहन के द्वारा होता है। ठीक है, और ये विकिरण के द्वारा सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक किस माध्यम द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण के माध्यम द्वारा क्या करती है, पहुंचती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कि क्या यह निर्वात में संभव है, तो बिल्कुल संभव है। ऊष्मा का इसमें संचरण होता है। अच्छा, प्रकाश की चाल की बात करें तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, प्रकाश की चाल। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। या फिर इसको 150 मिलियन में बोल सकते हैं क्योंकि 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। ठीक, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। संविधान की व्याख्याकर्ता अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में है। संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में ये मौजूद है। उसके बाद अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें रीट जारी करने का अधिकार है, रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, रीट जारी करने का अधिकार। कितने प्रकार के रीट होते हैं, तो 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक, 5 प्रकार के रीट होते हैं, 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक,
इसको संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर कहा था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था। भीमराव अम्बेडकर कहा थे। ठीक, अम्बेडकर कहा थे। ठीक, इनका जन्म कब होता है? तो होता है 1891 में महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को, ईस्वी को। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो ये भीमराव अम्बेडकर ही रहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन रहते हैं? ठीक है, तो ये भीमराव अम्बेडकर ही रहते हैं। इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित कर लिया? तो नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर लिया। टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चलता है? तो 12 पंचवर्षीय योजना चलता है। कितने? तो 12। 12वां का टाइम क्या रहा था? 2012 से 2017 तक रहा था। ठीक है, लेकिन चल नहीं सका। क्यों? क्योंकि बीच में मोदी जी आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ट्रांसफॉर्मिंग या थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। किस चीज़ के रूप में काम करता है? तो थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है। ठीक, उसके बाद इसका गठन कब किया जाता है? तो 2015 में इसका गठन किया जाता है। कब किया जाता है? तो 2015 में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि योजना आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 15 मार्च 1950 को किया जाता है। 15 मार्च 1950 को किया जाता है। ठीक, और प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या रहता है? तो 1951 से 1956 तक रहता है। इसके किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस चीज़ पर फोकस किया गया था? तो किस चीज़ पर फोकस किया गया था? तो अगर हम फोकस की बात करते हैं तो कृषि पर फोकस किया गया था। किस चीज़ पर फोकस किया गया था? तो कृषि पर फोकस किया गया था। अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका समय रहता है 1956 से 1961 के बीच में। क्या? 1956 से लेकर 1961 के बीच में। ठीक, और किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस को ही कहा जाता है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है महालनोबिस योजना। ठीक है, महालनोबिस योजना किस पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप बताइएगा आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बी कनेक्टिंग। थैंक यू वेरी मच।